गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से लाइव आ जाइए। चलिए आ जाइए सभी बच्चे, कमेंट कर दीजिए एक बार कि ऑडियो और वीडियो ठीक है ना। चलो चलो सब बढ़िया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस क्लास को। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी पढ़ रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत का वर्गीकरण। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है आज का टॉपिक 5 जगत का वर्गीकरण। 5 जगत का वर्गीकरण। चलिए, तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को अलग अलग क्लासिफिकेशन बताया था। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि जो भी हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो समय समय पर बदलता चला गया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन से लेकर के 8 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 8 जगत का वर्गीकरण तक यहाँ पर क्लासिफिकेशन हुआ था। लेकिन आज के टाइम पे अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल यानी सबसे ज़्यादा प्रामाणिक तरीके से जो स्वीकार किया गया है, जो आज के टाइम पे हम फॉलो करते हैं, वह कौन सा है, तब आपको आंसर करना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 जगत का वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। चलो वीडियो चल रही है बढ़िया से। ओके चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को यह भी यहाँ पर बताया था कि जब कभी भी हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है वह किसने दिया था। इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट थे हमारे, उनका नाम था R.H. विट्टिकर। R.H. विट्टिकर, R.H. विट्टिकर। और 1969 में इन्होंने यह क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया था। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि उनके नाम क्या क्या है और वो जो क्लासिफिकेशन है हमारा, वो बढ़ते हुए क्रम में हमें यहाँ पर ज़रूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर था मोनेरा, दूसरे नंबर पर था प्रोटिस्टा, तीसरे नंबर पर था फंजाई, चौथे नंबर पर था प्लांटी और 5वें नंबर पर था एनिमेलिया। हिंदी में अगर हम इसे देखें तो सबसे पहले नंबर पर आता है मोनेरा, दूसरे नंबर पर आता है प्रोटिस्टा, फिर आता है यहाँ पर कवक यानी कि फंजाई, फिर आता है प्लांटी यानी कि पादप, और फिर आता है एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत, है ना। तो कल मैंने आप लोगों को ये सारा पढ़ा दिया था। अब इसको एक एक करके हम लोग यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। और सबसे पहले कल की क्लास में मैंने आप लोगों को मोनेरा के बारे में पढ़ा दिया था। इसकी जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, वह भी मैंने आपको बता दिया था। क्या क्या इसके उदाहरण है। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर सभी तरह की बैक्टीरिया, वो आर्चियोबैक्टीरिया भी यहाँ पर हो सकती है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी। और जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए होते हैं, सिर्फ एक सेल से बने होते हैं यानी यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, उन सभी तरह के जीवों को, सभी तरह के लिविंग बींग्स को हम सभी कहाँ पर रखते हैं, तो मोनेरा के अंतर्गत ही यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, आप सभी को कल की क्लास में मैंने ये भी पढ़ाया था कि इनमें सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। यानी अगर आप इनकी कोशिका को देखें तो कोशिका के चारों तरफ आपको सेल वॉल दिखाई देगा। जिस तरीके से प्लांट सेल के चारों तरफ आपको दिखाई देती है, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। और यह पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है ना। तो यहाँ तक मैंने आपको कल पढ़ाया था। तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो टॉपिक हमारा शुरू होगा वो प्रोटिस्टा से शुरू होगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, क्या, किंगडम प्रोटिस्टा। आज जो हमारी यहाँ पर चर्चा होगी वह किसके बारे में होगी, प्रोटिस्टा जगत के बारे में चर्चा होगी। तो आज जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो अब यहाँ से शुरू हो रहा है। बेटा 4 बजे से ना आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, है ना, काफ़ी बच्चे परेशान हैं। 4 बजे से आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई तुरंत बफरिंग और लाइट का इशू था, इसीलिए 4:30 से क्लास शुरू हुई है। कल की क्लास आपकी 4 बजे से ही होगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं।
अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा जगत की अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा जगत में किस तरह के जीवों को, किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर रखा गया था। तो नंबर फर्स्ट कि यहाँ पर जितने भी कोशिका या प्राणी के बारे में अगर हम बात करें तो जो भी प्राणी यहाँ पे रखे गए वो सभी किससे बने थे, यूकैरियोटिक कोशिका से बने थे। किससे बने थे, यूकैरियोटिक कोशिका से बने थे, इसीलिए इनको हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप मोनेरा के बारे में बात करो तो मोनेरा में कैसे थे, प्रोकैरियोटिक, जो बहुत अच्छे से विकसित नहीं थे, जिनमें केंद्रक था यानी न्यूक्लियस था लेकिन अच्छे से डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाया था, प्रिमिटिव प्राचीन तरीके का, आदिम तरीके का था। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में तो आपको मैंने पढ़ाया है कि हमारे पास एक कोशिका होगी, ठीक है, और कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला भी उपस्थित होगी। ठीक है, लेकिन वहां पर अगर आप देखो तो वहां पे नहीं था, लेकिन यहाँ पर है, क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इससे हमें यह यहाँ पर पता चलता है कि जो भी हम प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर जितने भी जीव के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, वो सभी के सभी यूकैरियोटिक सेल से बने हुए होंगे। जबकि मोनेरा की अगर हम बात करते हैं, इससे पहले जो कल की क्लास में मैंने आपको मोनेरा पढ़ाया था, वो सभी प्रोकैरियोटिक से बने हुए हैं। ठीक है, दोनों में अंतर पता चला। लेकिन अभी भी अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये सभी के सभी कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय हैं। मोनेरा भी आपका एक कोशिकीय था और यह भी कैसा है, एक कोशिकीय है। और अगर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, प्रजनन के बारे में बात करते हैं, तो प्रजनन यह दोनों तरीके से कर सकते हैं, सेक्सुअली तरीके से भी कर सकते हैं, असेक्सुअल तरीके से भी यह यहाँ पर कर सकते हैं, यानी लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीके से यह यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले ना 3 शब्दों के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर हमारी जो चर्चा होगी वो होगी रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में, प्रजनन के बारे में। अगर मैं आपसे यह क्वेश्चन यहाँ पर पूछूं कि यह बताइए कि प्रजनन का क्या मतलब होता है, अगर आप प्रजनन के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रजनन का क्या यहाँ पर मतलब होता है, तो आपको आंसर करना है। बताइए फटाफट से कमेंट करके बताइए यहाँ पर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, तो लोगों को उतना समझ नहीं आता कि रिप्रोडक्शन क्या है। मैं आपको बताती हूँ। रिप्रोडक्शन की जो सही परिभाषा है, प्रजनन की जो सही यहाँ पर परिभाषा है, वह यह है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिससे हम अपनी प्रजाति को, अपनी जाति यानी अपनी स्पीशीज को क्या खत्म होने से बचा रहे हैं, और इसी को क्या कहा जाता है यहाँ पर, तो आंसर करना, रिप्रोडक्शन यहाँ पर कहा जाता है। अब जैसा कि मान लीजिए हम सभी हैं, ठीक, आने वाले समय में अगर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया मानवों के अंदर बंद हो जाए, जो भी हम ह्यूमंस हैं हमारे अंदर अगर बंद हो जाए, तो आने वाले लगभग 100 सालों बाद या 150-200 साल बाद कोई भी ह्यूमन इस पृथ्वी पर जिंदा नहीं रह पाएगा, है ना। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे हम अपनी स्पीशीज को, अपनी प्रजाति को सर्वाइवल मतलब कह सकते हो कि जीवित करके रखते हैं, हमेशा उसको मेंटेन करके रखते हैं इस धरती के ऊपर। ठीक है, तो ये इसकी रियल डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर लैंगिक और अलैंगिक यानी सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर बात होगी किसके बारे में, अलैंगिक यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जैसे अगर हम मानवों के बारे में बात करते हैं, ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं, तो हम सभी जो ह्यूमंस हैं वो काफ़ी वेल डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा सुविकसित तरीके से हैं, है ना। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि जब हम पेरेंट के बारे में बात करते हैं यानी अभिभावक के बारे में बात करते हैं, तो एक मेल और एक फीमेल
यानी एक नर और एक स्त्री की आवश्यकता होती है, या जिसको आप कह सकते हो माता और पिता की आवश्यकता होती है, जिनकी सेक्सुअलिटी यानी जिसकी लैंगिकता अलग अलग होती है। एक मेल है और एक फीमेल है, और जब उनका यूनियन होता है, जब उनका मिलन होता है, तो ऑफ स्प्रिंग्स यानी कि संतानें यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। तो जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही पाए जा रहे हैं, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाएगा? तब आपको आंसर करना है, उसे कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहा जाता है उसको यहाँ पर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि असेक्सुअल की अगर हम यहाँ पर बात करें, यानी अलैंगिक प्रजनन की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो इसका क्या मतलब है कि कुछ ऐसे जीव हैं जो अभी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, वेल डेवलप्ड नहीं है, और वो एक ही कोशिका के बने हुए हैं, सिर्फ एक सेल से यहाँ पे बने हुए हैं, या फिर अगर वो बहुत सारी कोशिकाओं से बने भी हैं तो बहुत विकसित नहीं है, उनमें मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं है, यानी नर मादा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और वो अपने शरीर से नई संतानें बना पा रहे हैं अपनी जैसे ही, तब उस समय उसे कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक प्रजनन, यानी जहाँ पर माता पिता ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए मैं कमेंट देख लेती हूँ यहाँ पर। चलो अच्छा, एक बच्चे कह रहे हैं कि मैम अभी ट्रांसजेंडर ने भी बर्थ दिया था बेबी को। हाँ, पर उनकी पूरी हिस्ट्री समझिएगा बच्चा। जो ये एक कपल अभी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, जिसमें दिखाया गया कि एक लड़के ने जन्म दिया है एक बच्चे को, पर पहली चीज़ कि वो लड़का नहीं था, वो ट्रांसजेंडर था। और ट्रांसजेंडर भी कैसा था? जो पहले लड़की थी, बाद में हार्मोनल चेंज की वजह से वो लड़का बनी, पर उसके अंदर जो उसकी ओवरी थी वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे काम कर रही थी। तो साइंटिफिक तरीके से अगर हम देखें, मेडिकल तरीके से अगर हम देखें, तो हाँ कई बार चांसेस होते हैं कि वह बच्चे पैदा कर सकते हैं, पर सभी नहीं। पर ये जो प्रक्रिया जो थी, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान था, चिकित्सा जगत का बहुत बड़ा योगदान था। अगर नॉर्मली कभी ऐसा केस हो तो ये ना के बराबर ही होता है, क्योंकि माँ बनने से पहले भी उसको बहुत ज़्यादा हार्मोन्स के डोज लेने पड़े थे और हार्मोन्स के इंजेक्शन लेने पड़े थे। बहुत लंबे समय तक वह प्रक्रिया चली थी, ठीक है। तो ये जैसे हम ट्रांसजेंडर, जैसे एक बच्चे ने भी पूछा, तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ट्रांसजेंडर होना नेचुरल है, उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कुछ भी, लेकिन जब उनका बेबी हुआ तो उसके लिए मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा उन्होंने ली थी, ठीक है। तो उस चीज़ को अभी आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। चलिए, ओके, ठीक है, क्लियर है। तो प्रोटिस्टा के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, तो जो भी यहाँ पे हम प्रोटिस्टा के बारे में बात करते हैं, ये सभी यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और साथ में आपको ध्यान में रखना है कि सेक्सुअल और असेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीके से यह प्रजनन बहुत अच्छे से यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोनेरा के एग्जाम्पल्स, उदाहरण के ऊपर काफ़ी प्रश्न आता है, बिल्कुल उसी तरीके से प्रोटिस्टा में जो पाए जाते हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आप लोगों के पूछे जाते हैं उनके उदाहरण से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ विशेष बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर, कि जो भी प्रोटिस्टा समूह में पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा जगत में पाए जाते हैं, उनको हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, एक नेम से जानते हैं। और उस नेम का क्या नाम है? तो लिखो यहाँ पर, उसे कहा जाता है प्रोटोजोअन्स, है ना। कुछ बच्चे पूछ रहे थे पहली क्लास में, तो लिखो यहाँ पर, इसे हम कहते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है। हिंदी में प्रोटोजोआ और इंग्लिश में प्रोटोजोअन्स के नाम से जानते हैं। तो कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। देखो, मैं बार बार बता रही हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रोटोजोआ हैं वह किससे बिलोंग करते हैं, किससे संबंधित हैं। तो आंसर करना कि जितने भी प्राणीगण, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पे पाए जा रहे हैं, आपके प्रोटिस्टा में पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो उनमें जो भी प्राणी पाए जा रहे हैं उनको हम प्रोटोजोआ यहाँ पर कहते हैं। क्लियर है, बात समझ आ गई है। अब उसके एग्जाम्पल्स की ओर हम यहाँ पर बात करते हैं।
ठीक है, प्रोटोजोआ हो गया, लाइव है, ठीक है। चलिए, कोविड किस क्लास में गया था मैम? बेटा कोविड की अगर आप बात करते हो ना, तो जो कोविड आपको हुआ था, है ना, वो क्या था, कोरोना वायरस की वजह से हुआ था। और वायरस की अगर हम बात करते हैं तो वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है, एक कड़ी कहा जाता है, जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण होते हैं। तो जब हम बायो पढ़ते हैं तो अब हम जो वायरस होता है उसको जीवित सेल या फिर कोशिका के अंतर्गत कभी भी नहीं पढ़ते, कोशिका के अंतर्गत कभी भी नहीं पढ़ते, ठीक है। वो सारा सब कुछ पढ़ाऊंगी, रिलैक्स रहो। चलो, अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे आप लोगों से यहाँ पर पूछना था, सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन था, आप लोगों ने मलेरिया के बारे में सुना होगा, है ना, और आप में से अधिक लोगों को हुआ भी होगा। तो मलेरिया किसकी वजह से होता है? चलो कमेंट करके मुझे बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ फटाफट से, किसकी वजह से होता है मलेरिया, किसकी वजह से होता है? देखो मैं आप लोगों का कमेंट पूरा ओपन करके रखती हूँ ताकि आप ये ना कहें कि बफरिंग हो रही है, नहीं होगी बफरिंग। चलो पढ़ाई करो और जल्दी से बताओ फटाफट से। मच्छर की वजह से होता है? पिटाई हो जाएगी अभी, मच्छर की वजह से बिल्कुल नहीं होता। फीमेल मॉस्किटो की वजह से होता है? नहीं, गलत बता रहे हैं, बिल्कुल गलत बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपको जान के हैरानी होगी कि आपका आंसर गलत है। तो किसकी वजह से होता है? एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और उस प्रोटोजोआ का क्या नाम होता है? तब आपको आंसर करना है प्लाज्मोडियम। किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम। अब समझ आया? प्लाज्मोडियम, वेरी गुड। और फैलता किसकी मदद से है? किसकी मदद से वह ट्रांसमिट होता है? तब आपको आंसर करना है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, बात समझ आ गई है? तो अगर हम यहाँ पर प्लाज्मोडियम के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा प्लाज्मोडियम है यह क्या है? एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है और इसी की वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी यह पूछा जाए, अलग से लिखवा देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी बच्चे भूल जाओगे, है ना, तो लिखो यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं प्लाज्मोडियम के बारे में। लिखो प्लाज्मोडियम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये क्या है यहाँ पर? कॉजल एजेंट ऑफ मलेरिया। लिखिए यहाँ पर, मलेरिया का कारक है, इसी की वजह से मलेरिया रोग होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? वेक्टर के बारे में। पर इसका वेक्टर कौन है? इसका वाहक कौन है? ट्रांसमिशन यानी फैलता किसकी मदद से है? अब आपका ना एक क्वेश्चन और यहां से भी बनता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर? तो वेक्टर का मतलब होता है जिसकी मदद से कोई भी रोगाणु यानी कोई भी पैथोजन फैल रहा है, और उसे ही हम वेक्टर यहाँ पर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप वेक्टर के बारे में बात करोगे तो वेक्टर क्या हो जाएगा? लिखिए, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। और हिंदी में लिखेंगे इसको यहाँ पर मादा मच्छर। लिखो फटाफट से, मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। चलो फटाफट से नोट करो जब तक मैं कमेंट देखूं आप लोगों का। मैम प्लाज्मोडियम तो पैरासाइट है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। पैरासाइट का क्या मतलब होता है बेटा? पैरासाइट का मतलब होता है हिंदी में परजीवी, यानी जो रहने और खाने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर होता है। तो प्लाज्मोडियम की अगर आप बात करो तो रह रहा है वो आपके ब्लड में, खा रहा है वो आपके रक्त को यानी कि ब्लड सेल्स को, रक्त की कोशिकाओं को, खास तौर से आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं को खूब मजे से खा रहा है ना। तो वो रह रहा है आपके शरीर में और आपको बीमार भी कर रहा है। तो पैथोजन तो हुआ ही, है ना, एक तरह का पैरासाइट्स भी हुआ क्योंकि वो रह भी रहा है आपके शरीर में और आपके शरीर से भोजन भी ग्रहण कर रहा है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि भाई जो भी हमें मच्छर काट रही है
यानी हम ऐसे कहते हैं ना मच्छर काट रहा है, अब ऐसे नहीं कहेंगे मच्छर काट रहा है, अब हम क्या कहेंगे कि मच्छर काट रही है। और यहाँ पर खून चूसने का काम कौन कर रही है? मादा एनाफिलीज मच्छर। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको जो भी मच्छर काट रही है, आप जहाँ जहाँ जा रहे हो, आपने देखा है कि मच्छरों का झुंड आपके पीछे पीछे जा रहा होता है, रात को गाना गाते हैं कान में, आगे पीछे डोल रहे हैं, तो ये सब काम कौन कर रहा है यहाँ पर? फीमेल मॉस्किटो, मादा मच्छर। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या कहेंगे कि लड़कियां तो वैसे भी खून चूसती है मैम लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही हैं यहाँ पर? क्योंकि उनको अपनी बॉडी को गर्म करना है, रक्त से उनको गर्मी मिलती है, उनको एग ले करना है, उनको अंडे देने हैं, है ना, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया आगे बढ़ानी है, इस वजह से वह ऐसा करती हैं। तो क्या कभी भी नर मच्छर काटते हैं क्या हमें? नहीं, कभी भी नर मच्छर हमें नहीं काटते हैं। देखो कितने खुश हो रहे हैं ये बॉयज, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करेंगे कि क्या नर मच्छर हमें काटते हैं, क्या यहाँ पे जो मेल मॉस्किटो होते हैं क्या वो हमें काटते हैं? तो आंसर नहीं। तो फिर वो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? चलो मादा मच्छर जो है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, उसने तो डंक मारा, खून चूसा, काम चल गया, खुश है वो, तो उसकी पार्टी चल रही है। पर अगर आप मेल मॉस्किटो के बारे में बात करते हैं, नर मच्छर के बारे में बात करते हैं, तो वो अपना भोजन कहाँ से लेंगे? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो फटाफट से लिखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हम बात करें मेल मॉस्किटो के बारे में, मेल मॉस्किटो के बारे में यानी नर मच्छर के बारे में, तो जो नर मच्छर है वो अपना भोजन कहाँ से लेगा? तो लिखिए, बड़े प्यारे होते हैं ये, कहाँ से लेते हैं? प्लांट सेप यानी पादप रस, पादप रस। तो पत्ते के ऊपर बैठ गए, वहाँ से उन्होंने चूस लिया रस उसका, फूलों के ऊपर। तो आप देखना कि कुछ मच्छर आपको ना पेड़ पौधों के आसपास ज़्यादा दिखाई देते हैं, वह कौन होते हैं? मेल मॉस्किटो होते हैं। ठीक है, और वो क्या करेंगे? प्लांट सेप, मज़े से आराम से, हाँ वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, मतलब बड़े सीधे साधे से होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पादप रस ले रहे हैं। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो एडीज मॉस्किटो हो, चाहे वो क्यूलेक्स हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो एनाफिलीज हो, जो भी हो, उनकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो सभी के सभी जो फीमेल ही होंगी जो ब्लड सक यहाँ पर करेंगी, और यह अपने ऊपर कैरी करके चलती हैं, यानी इनके अंदर ही पैथोजन रोगाणु होते हैं। तो जब कभी भी हम प्लाज्मोडियम के बारे में बात करेंगे तो जो प्लाज्मोडियम होगा वह क्या करेगा? मलेरिया कॉज करेगा, मलेरिया का कारक है। लेकिन इसको फैलाने वाला कौन है? फैलाने वाली कौन है? वेक्टर कौन है? तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, मादा एनाफिलीज मच्छर है, जो क्या काम कर रही है यहाँ पर? ब्लड सक कर रही है, यानी रक्त चूस रही है, रक्त से ही यह अपना भोजन ले रही है। ठीक है, आगे बात समझ यहाँ पे? चलो, मेल सब सीधे साधे होते हैं मैम? अच्छा ठीक है। एनाफिलीज क्या होता है मैम? बेटा एनाफिलीज एक तरह की मच्छर की प्रजाति होती है ना। जैसे हम मवेशियों के बारे में बात करते हैं, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, बकरी, तो ये सब क्या है? मवेशी, कैटल्स कहलाते हैं। पर इनकी भी तो अलग अलग स्पीशीज है ना, तो एक गाय है, एक भैंस है, उनमें भी अलग अलग है। गाय की भी देसी गाय है, या फिर गाय की भी अलग अलग प्रजाति होती है, भैंस की भी अलग अलग प्रजाति होती है, बकरी की भी अपनी अलग अलग प्रजाति होती है। बिल्कुल उसी तरीके से मच्छर की भी अपनी अलग अलग प्रजाति, अपनी अलग अलग स्पीशीज होती है, उसी में एक प्रकार है एनाफिलीज। ठीक है, क्लियर है? ओके। डेंगू कैसे होगा? नहीं, डेंगू यहाँ पे नहीं आएगा बच्चों। डेंगू जो आपका होगा वो अलग है, ठीक है, डेंगू अलग है आपका। और जो डेंगू होता है, आपको बड़ी जान के हैरानी होगी कि डेंगू एक वायरस की वजह से होता है, और जब यह वायरस मच्छर के ऊपर अटैक करता है और वो मच्छर आपको काटता है, तब आपको डेंगू होता है। ठीक है, और डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है। जबकि प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं की, खून की कमी आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है?
ठीक, थैंक यू बच्चों, सभी को समझ आ रहा है ना अच्छे से? चलो मैम, जो गंदे पानी में बैठते हैं वह कौन होते हैं? स्वाति, जो सभी तरह के जो मच्छर होंगे वो आपको गंदे पानी के आसपास ही दिखेंगे, क्योंकि जब मच्छर जो फीमेल है, मतलब जो मादा मच्छर है, वह अपने अंडे कहाँ पे देती हैं? पानी में ही देती हैं, क्योंकि उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी बाद में और डिटेल में, पर इतना भी ध्यान रखो गंदे पानी में ही वह क्या करेंगी? अपने अंडे देती हैं, फिर धीरे धीरे उन्हीं अंडों से मच्छर निकलता है, ठीक है, छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं, फिर वो आपका खून चूस चूस के बड़े बड़े मच्छर बन जाते हैं। ठीक, क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आ गई? चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे प्लाज्मोडियम के बारे में। अगर आप ये चित्र को देख रहे हो, स्क्रीन में देखो, अच्छे से दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो ये ना आपकी क्या है? आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, रेड कलर की, ठीक। और ये हरे रंग के जो लंबे से ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम, आप में से काफ़ी बच्चों को मलेरिया हुआ होगा, मुझे भी एक बार हुआ था बहुत गंदे तरीके से, जब मैं नई दिल्ली आई थी पढ़ाई करने के लिए। तो उस टाइम पे मुझे पता है कि इतना दर्द होता था कि कई बार हड्डियों में, बैकबोन में, है ना, कमर की हड्डी में भी बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बुखार तो आता ही है नो डाउट, ठंड लग के बुखार आता है उसमें। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि आप सभी को पता होगा किसके बारे में? अस्थि मज्जा के बारे में, रेड बोन मैरो के बारे में, जहाँ पे लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो जो लंबी हड्डियाँ होती हैं ना, वहीं पे वह पाई जाती हैं। तो ये डायरेक्ट अटैक किसके ऊपर करते हैं? आरबीसी के ऊपर करते हैं, यानी लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर यह अटैक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। मैम आज का पीडीएफ मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है मधु, अपना ख्याल रखो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अमीबा के बारे में। ये तस्वीर दिखाई दे रही है? हाँ ठीक है, बिल्कुल अच्छे से दिख रही है। अगर आप इस इमेज के बारे में बात करते हो तो यह इमेज किसकी है? अमीबा की है। किसकी है? यहाँ पर अमीबा की है। फटाफट से इसको जरा ध्यान से देखो। अमीबा को आपने बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है? देख लिया सभी ने बहुत ध्यान से? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी हम अमीबा के बारे में बात करते हैं तो अमीबा के बारे में भी कुछ जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर देती हूँ। तो हेडिंग लिखिए यहाँ पर, अमीबा। ठीक है, अब अमीबा की अगर मैं बात करूं तो अमीबा एक ऐसा प्राणी है जो लगातार अपनी शेप को चेंज करता रहता है, लगातार अपनी आकृति को चेंज करता रहता है। जैसे अगर मैंने अमीबा को अभी इस तरीके से देखा, ठीक है, थोड़ी देर बाद देखूंगी तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, थोड़ी देर बाद देखूंगी तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि ये अलग अलग तरीके से यहाँ पे दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो भी अमीबा है वह कैसा है? इर्रेगुलर इन शेप, उस अनियमित आकृति का है। उसके आकृति को आप डिफाइन नहीं कर सकते, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार वो अपनी आकृति को चेंज यहाँ पर करता रहता है। तो लिखो यहाँ पर सबसे पहले इर्रेगुलर इन शेप, इन शेप। हिंदी में इसे लिखिए यहाँ पर अनियमित, अनियमित आकृति, अनियमित आकृति का यह होता है। लगातार यह अपनी आकृति को चेंज करता रहता है। खास तौर पर अगर आप देखें तो यह पानी में मिलता है, तो यह कैसा होता है? एक्वेटिक होता है। ये कैसा है? तो लिखो यहाँ पर एक्वेटिक होता है, जलीय होता है, पानी में मिलेगा। अब आप कहोगे कि क्या मैम यह ताजे पानी में भी मिल जाएगा या फिर खारे पानी में मिलेगा, समुद्री पानी में मिलेगा? सब तरह के पानी में यह मिलेगा। इसीलिए अगर आप पानी को फिल्टर करके पी रहे हैं तब ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि साफ सुथरा पानी पीजिए। अगर आपके घर में आरओ नहीं लगा हुआ, एक्वागार्ड नहीं लगा हुआ, आप महंगी महंगी पानी की बोतल खरीद के नहीं पी सकते हैं, तो पानी को उबाल लीजिए, ठंडा करिए और फिर पीजिए। ठीक है, तो उससे ही मर जाते हैं। तो अमीबा की अगर हम बात करें तो ये जलीय है, हर तरह के पानी में यह नॉर्मली तौर पर मिलता है, चाहे वह मीठा पानी हो यानी जलीय, जिसको आप कह सकते हो कि पीने लायक पानी हो,
ठीक है, मीठा पानी या फिर खारा पानी हो जो समुद्र में मिलता है, तो सब जगह ही आप लोगों को मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर अमीबा की अगर हम बात करते हैं तो अमीबा अपने शेप को लगातार चेंज तो करता ही है, लेकिन यह काफ़ी ज़्यादा क्यों फेमस है? उसका नाम है स्यूडोपोडिया। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यह नाम सुना होगा। अब कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं भी सुना होगा, पर कोई बात नहीं, बताते हैं क्या होता है। तो देखो बेटा, ऐसा है कि जब हम अमीबा को देखते हैं तो अमीबा जब भोजन करने के लिए जाता है, जब खाना खाने के लिए जाता है, जब उसको भूख लग रही है, तो वह एक स्पेशल तरह की प्रक्रिया यहाँ पर करता है। ठीक है, उसके बारे में अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक अमीबा बनाएंगे। यह है हमारा अमीबा, और हमें पता है कि जो अमीबा होता है वो यूनिसेलुलर है, सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से ही वह यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अब अमीबा क्या करेगा? यहाँ पर कुछ खाने के लिए जाएगा क्योंकि इसको लगी है भूख, तो ये इसको खाना चाहता है। ठीक है, ये इसको खाना चाहता है। अब जब यह खाना चाहता है इसे, तो सबसे पहले यह क्या काम करेगा अमीबा कि अपने शरीर से अपने मेम्ब्रेन को यानी अपने आवरण को कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करेगा, यानी कि अपनी कला को या अपनी आकृति को बाहर की तरफ थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर करेगा, ताकि यह क्या कर सके? इसको पकड़ सके। ठीक है, अपने भोजन को यह पकड़ सके। अब देखो, अगर हम खाना खाते हैं, जैसे एप्पल है, मैंने यूँ पकड़ा और पकड़ के खा लिया। खाना खा रहे हैं चम्मच से, हाथ से, तो बेसिकली जब चम्मच नहीं था तो हाथ से ही खाते थे, हाथ से खाते हैं, अभी भी काफ़ी लोग खाते हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी अगर अपनी बात करूँ तो मुझे भी हाथ से खाना बहुत अच्छा लगता है, तो हाथ से खा रहे हैं। ठीक है, तो हम हाथों का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि हम बहुकोशिकीय हैं। हम कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है। हम तो बहुत सारी अनगिनत, जिनको गिन नहीं सकते, इतनी सारी सेल से, इतनी सारी कोशिकाओं से बने हुए हैं। लेकिन अगर हम अमीबा के बारे में बात करें तो बेचारा अमीबा तो यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, सिर्फ एक कोशिका से ही यह यहाँ पर बना हुआ है। अब क्या करे, है ना? तो ये क्या करेगा? अपनी मेम्ब्रेन को, अपने आवरण को बाहर की तरफ इस तरीके से बढ़ाना शुरू करेगा ताकि उसको यह पकड़ सके। ऐसा नहीं लग रहा? देखो, इस तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रहा है ना? लग रहा है। और इसी बाहर की तरफ निकले हुए आवरण को हम सभी क्या कहते हैं? तो लिखो, इसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। इसी को हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। बहुत ज़्यादा फेमस है यह नाम। ठीक है, तो मैं स्टार बना देती हूँ यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, स्यूडोपोडिया। अब स्यूडोपोडिया ये नाम कैसा है? तो देखो, फिर से इसकी संधि विच्छेद कर देते हैं। ठीक है, पोस्टमार्टम सा कर देंगे इसका। देखो अभी कैसे, स्यूडो और पोडिया। ठीक, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, और फॉल्स का क्या यहाँ पर मतलब होता है? फॉल्स मतलब होता है बेटा जो वास्तविक नहीं है, जो वास्तविक नहीं है, फॉल्स। ठीक है, और पोडिया मतलब क्या होता है? पोडिया मतलब होता है आर्म, आर्म्स, जिसको पाद कहा जाता है। जैसे कि अगर हम हाथ के बारे में बात करें, अगर हम पैर के बारे में बात करें, तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है पोडिया। पर इसके पास, बेचारे के पास कोई हाथ और पैर तो है नहीं। अब ये क्या करेगा कि अपनी शिकार को पकड़ने के लिए फॉल्स हाथ बना रहा है, यही तो कह सकते हो। या जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो कैसे जा रहा है? यह चल रहा है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अपने भोजन को पकड़ने के लिए यह किसका उपयोग करता है बच्चों? तो आंसर करना, स्यूडोपोडिया का यह यूज यहाँ पर करता है। बात समझ आ गई है? तो स्यूडोपोडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या किया अमीबा जी ने? अब अमीबा ने इस तरीके से इसको अपने जाल में फंसा लिया। ठीक है, अब इसको इसने अपने जाल में फंसा लिया, और जब जाल में फंसा लिया तो अब क्या करेगा? ये इसको अंदर की तरफ ग्रहण कर लेगा, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कि इसने क्या कर लिया? इंगल्फ कर लिया, यानी कि भक्षण कर लिया।
अब भक्षण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपने देखा है कि पहले के टाइम पे राक्षस वाली कहानी, उसमें आपने देखा होगा कि जा रहा एक आदमी बेचारा और राक्षस ने उसको पकड़ा और सीधे निगल लिया, चबाया भी नहीं, सीधे गटक गया। जैसे अगर आज के टाइम पे आपको कैप्सूल्स दवाई खाने के लिए दी जाती है तो आप क्या करते हैं, उसको चबाते थोड़ी है, नहीं तो कड़वा लगेगा, पानी के साथ उसको गटक जाते हैं, नील लेते हैं, है ना, ऐसा कहते हैं ना, नील लो, गटक लो। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंगल्फमेंट, इंगल्फ करना, भक्षण करना। और फिर उसके बाद जब एक बार भक्षण हो गया तो डाइजेशन यानी पाचन वगैरह सारी चीज़ें हो जाती है, इसको पोषण मिल जाता है, इसकी भूख शांत हो जाती है, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या यहाँ पर कहा जाता है, इस पूरी प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस यहाँ पर हो रही है, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या यहाँ पर कहा जाता है, तो लिखिए आर्म्स मतलब हथियार होता है मैम। राहुल देखो, अगर इंग्लिश टीचिंग नहीं चल रही है यहाँ पे, और मैं आपको बता दूं उन्हें आर्म फोर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि आर्म का मतलब यहाँ पे हथियार हाथों में ही तो पकड़ोगे, सिर में ऐसे लटका के तो नहीं घूमोगे ना, या नाक से लटका के तो नहीं घूमोगे। बेटा देखो, बहसबाजी नहीं करनी है आपको, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। टीचर्स बहुत मुश्किल से आपको मिलते हैं, अच्छे मिल गए हैं तो हाथ जोड़ करके शिक्षा ग्रहण करिए, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, यहाँ तक, और आपस में बातचीत मत करो बच्चों, पढ़ाई पे भी ध्यान दो, ठीक। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। अमीबा जो यह प्रोसेस कर रहा है, इस प्रोसेस को क्या यहाँ पर कहा जाता है, तो आंसर करना, इसे कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो हिंदी में भी लिख देती हूँ, इसे कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। चलिए नेक्स्ट करिए। चलो बच्चों ठीक है, आपके साथ में कमेंट में इसीलिए देखती रहती हूँ कि कहीं कोई बफरिंग ना हो जाए या कुछ और ना हो जाए। चलिए, हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो अमीबा है वह स्यूडोपोडिया की मदद से क्या कर रहा है, अपने भोजन की प्राप्ति कर रहा है, खा रहा है, पकड़ रहा है। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम सभी क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस यहाँ पर कहते हैं। पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि फैगोसाइटोसिस भी तब कह रहे हैं जब यह किसी सॉलिड पदार्थ को खा रहा है, यानी जब यह किसी ठोस पदार्थ को खा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर यह किसी लिक्विड चीज को पी रहा हो, ऐसा थोड़ी कि हम लोग सिर्फ खाना ही थोड़ी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, छाछ यानी बटर मिल्क जो होता है, मट्ठा होता है ना, वो हम पीते हैं, जूस पीते हैं, लस्सी पीते हैं, तो पीते भी तो है ना, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हम देखें तो एक शब्द और मैं आपको बताऊंगी जिसे कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। एक शब्द और यहाँ पर आएगा और ये जो शब्द है इसे कहा जा रहा है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या हो गया, जब कोई लिक्विड यानी जब कोई तरल पदार्थ का सेवन हो रहा है, ठीक है, जब कोई तरल पदार्थ का सेवन हो रहा है तो पिनोसाइटोसिस, जब कोई ठोस पदार्थ का सेवन कर रहे हैं तो उसको हम फैगोसाइटोसिस यहाँ पे कहते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये याद कैसे होगा, बहुत सिंपल है, पिनोसाइटोसिस, ऐसा नहीं लग रहा पी लो, पीनो, पी लो, पीनो, है ना। तो जब लिक्विड चीज आप पी रहे हैं तो वो क्या हो गया, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। और जब ठोस पदार्थ का सेवन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। नोट करो फटाफट से, जल्दी से नोट करो, ठीक है। मैम आप पंजाबी हो क्या? नहीं नहीं, मैं पंजाबी नहीं हूँ, ठीक है। ओके बच्चों, सारे स्टेट का बता दो, कुछ कहते हैं कुछ और, कुछ कहते हैं साउथ इंडियन, कुछ कहते हैं बंगाली, कुछ अब नया आया है पंजाबी। नहीं नहीं, चलो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
अब मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग बात और बताती हूँ। अगर आप पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस के बारे में बात करें तो हमारी जो एक एक कोशिका होती है ना, एक एक कोशिका, वो भी कहीं ना कहीं खाना पीना तो करती ही है। तब ये प्रोसेस हमारी एक एक कोशिका में भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए उसको हम बाद में करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर आपसे कभी एग्जाम में यह पूछा जाए कि अमीबा जिस तरीके से स्यूडोपोडिया बनाती है, फैगोसाइटोसिस की मदद से या भक्षण करती है, इंगल्फमेंट करती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर की कौन सी कोशिका है जो दिखती भी बिल्कुल अमीबा जैसी है और फंक्शन यानी कार्य भी बिल्कुल अमीबा जैसे ही करती है ना इंटरेस्टिंग। और इसका जो आंसर यहाँ पर आएगा वह क्या आना चाहिए बताओ? इसका जो आंसर यहाँ पर आएगा वो है हमारी WBC। क्या है हमारी? WBC, जो बिल्कुल इसके जैसे दिखाई भी देती है और कार्य भी इसी के जैसी करती है। हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम? श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। चलो नोट कर लो। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अमीबा अपनी आकृति को, आकार को लगातार चेंज करता रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से WBC भी अपनी आकृति को लगातार चेंज करता रहता है। जिस तरीके से यह अपने भोजन को पकड़ती है, स्यूडोपोडिया बनाती है, बिल्कुल वैसे ही हमारी जो WBC होती हैं, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, वह भी स्यूडोपोडिया बना के पूरे रक्त में जो बैक्टीरिया होती हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, जो हमारे लिए सही नहीं है, उनको पकड़ पकड़ करके खाने का काम भी यहाँ पर करती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान यहाँ पे रखिएगा। क्लियर है? नोट करते हैं मैम। मैम हिंदी में बताइए। बेटा जितनी हिंदी में बोल रही हूँ ना, मेरे ख्याल से कोई भी बायोलॉजी टीचर इतनी हिंदी में नहीं पढ़ाएगा जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और इससे ज़्यादा हिंदी अगर आपको वह बता रहे हैं तो आपको पागल बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। क्योंकि पेपर में ना बेटा देखो, पढ़ना बहुत आसान है, पढ़ाना भी बहुत आसान है, लेकिन उस चीज़ को समझाना कि आपको लंबे समय तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और उससे आपके एग्जाम में आंसर आप कर सकें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊँ। ठीक है, तो हिंदी में ही आपको पढ़ाया जा रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, स्क्रीन PDF दे दीजिएगा मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये PDF आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, खुश अब? अरे हंस लो भाई, खुशी खुशी पढ़ा करो, मेरी क्लास में तो थोड़ा मुस्कुरा लो। सुबह से लगे पड़े हैं पढ़ रहे हैं। मेरी क्लास में चिल रिलैक्स आराम से पढ़ो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो ये पढ़ा हमने अमीबा। अब अमीबा हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, अच्छा एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, एक चीज़ तो और लिख लो कि बच्चों स्यूडोपोडिया की मदद से ना ये चल भी जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वैसे तो मैंने बताया था, पर तुम लोग पता नहीं उस चीज़ को समझ पाए या नहीं, तो लिख लो कहीं पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पैरामीशियम। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा वो है पैरामीशियम। चलो लिखो पैरामीशियम। अब हम पैरामीशियम के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पैरामीशियम की अगर आप बात करो तो ये वाली जो इमेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये पैरामीशियम की है। ये क्या है यहाँ पर इस तरीके से, ये है आपका पैरामीशियम। ठीक है, और पैरामीशियम को और अगर ध्यान से देखो तो कुछ इस तरह की संरचना यहाँ पर दिखाई देती है। इस तरीके से संरचना यहाँ पे दिखाई देती है। ये है पैरामीशियम। अच्छा, ये पैरामीशियम कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि चप्पल हो, लग रहा है ना कुछ ऐसे जैसे कि स्लीपर हो। बिल्कुल इसी वजह से पैरामीशियम को हम सभी किस नाम से जानते हैं, तो लिखो, इसे हम कहते हैं स्लीपर एनिमल। इसीलिए हम सभी इसको स्लीपर एनिमल के रूप में भी जानते हैं।
हिंदी में लिख लीजिए यहाँ पर स्लीपर जंतु के रूप में भी हम इसको यहाँ पर जानते हैं। कोई भी बच्चा चप्पल जंतु मत लिखना, ठीक है, ऑप्शन में कभी भी चप्पल जंतु नहीं आता है। कैसा आएगा? स्लीपर जंतु लिखा हुआ आएगा। तो फटाफट से लिखो यहाँ पे। स्लीपर क्या होती है बेटा? चप्पल, नॉर्मली चप्पल, अरे नॉर्मली जो चप्पल होती है। अच्छा नहीं समझ आ रहा? अच्छा चलो मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इसको ऐसे कर लेते हैं, ये लो और ये लो, बन गई चप्पल, बन गई। आप समझ आया चप्पल किसे कहते हैं? अरे बच्चों चप्पल नहीं देखी क्या तुम लोगों ने? मम्मी तो बचपन में मारी भी होंगी कई लोगों को तो। मैम डेंगू मलेरिया क्या होता है? शिवानी डेंगू अलग है, मलेरिया अलग है, ठीक है, दोनों में मैंने बताया था अंतर। चलिए चप्पल जंतु नहीं ठीक है। चलो स्लीपर एनिमल, ठीक है बच्चों। चलो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट बनता है कि ये जो पैरामीशियम होता है यह क्या है? ये भी आपका एक तरह का प्रोटोजोआ होता है। और किसके अंदर हम ये सारा पढ़ रहे हैं? तो आंसर करना, ये सारा का सारा हम पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत। नेक्स्ट, अब अगर आप यहाँ पर इसको देखें बड़े ध्यान से तो इसके चारों तरफ छोटे छोटे हेयर्स निकले हुए दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम अपनी स्किन को देखें तो छोटे छोटे क्या दिखाई देते हैं? हेयर्स, यानी छोटे छोटे बाल, रोएं दिखाई देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी आपको रोएं दिखाई देते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? सीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीलिया कहा जाता है। और ये जो सीलिया होते हैं इन्हीं की मदद से पैरामीशियम एक जगह से दूसरी जगह जाता है और अपना भोजन भी यह सीलिया की मदद से ही पकड़ता है। क्लियर है? एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले मैंने बताया कि जो पैरामीशियम होता है वह स्लीपर एनिमल यानी स्लीपर जंतु के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यह हरे रंग का दिखाई देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या पाया जा रहा है? इसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जब इसको भोजन के बारे में अगर हम बात करें तो यह भोजन कभी कभी खुद से भी बना लेता है और यह ग्रीन कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट, इसके जो छोटे छोटे हेयर्स लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, मतलब छोटे छोटे से जो बाल, रोएं होते हैं, उनको सीलिया कहा जाता है और सीलिया की मदद से ही यह अपना भोजन पकड़ता है और एक जगह से दूसरी जगह यह पानी में तैरता रहता है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आ गई? एक चीज़ और मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर सीलिया का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी अगर इसको आप सही शब्द के बारे में बात करें तो उसका मतलब होता है रोया, ठीक है। तो अब हेयर्स के ऊपर, हेयर्स की अगर आप बात करो तो स्किन के ऊपर रोए होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर सीलिया आपको दिखाई देगा। अच्छा, नाक की अगर हम बात करते हैं तो नाक के अंदर भी आपको छोटे छोटे से बाल दिखाई देंगे। अगर आप अंकल जी लोगों को देखो तो उनके थोड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि वो कट करते रहते हैं अपने नाक कैंची से, है ना, जब वो शेविंग वगैरह बनवाने जाते हैं तो उनके ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो सबके नाक में हल्के से बाल तो होंगे। क्यों ज़रूरी है? फिल्टरेशन के लिए ना, छनन के लिए ज़रूरी है। मान लो आप दौड़ रहे हो, नाक से मक्खी मच्छर सब अंदर घुस जाए तब दिक्कत होगी ना, तो उस चीज़ को फिल्टर करने के लिए यहाँ पर सीलिया की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलो, इट इज द कनेक्टिव लिंक, इट इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। इसको नोट करिए। हिंदी में भी लिख देती हूँ यहाँ पर कि ये पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी है और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी प्रश्न आप लोगों का बनता है, तो यहाँ पे मैं एक दिल लगा देती हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इट इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, यानी पादप और जंतु के बीच की यह कड़ी है। बहुत ज्यादा वन लाइनर में यह क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। इसका यह मतलब है कि यह बताया जा रहा है कि जब इवोल्यूशन का समय चला, यानी जब कह सकते हैं विकास चक्र यहाँ पर चल रहा था, तो उस समय कुछ जंतु ऐसे थे जो पौधों से बने थे, लेकिन कुछ का विकास वहीं रुक गया, तो वो युग्लिना के रूप में ही दिखाई दे रहा है। सभी बने ऐसा नहीं, कुछ जंतु पौधों से भी बनना शुरू हुए, पर वो अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो पाए और वो युग्लिना के रूप में आज भी हमें दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि युग्लिना की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट यानी पर्णहरित पाया जा रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे हरित लवक पाया जा रहा है। बहुत अच्छे से ऑटोट्रॉफ यानी फोटोसिंथेसिस की मदद से, प्रकाश संश्लेषण की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से यह अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, तो यह क्या है, यहाँ पर एक कड़ी की तरह यह काम करते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दैट इज द कनेक्टिव लिंक, कड़ी के रूप में यह काम करते हुए दिखाई देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी ज्यादा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप सभी युग्लिना को बड़े ध्यान से देखें तो ऊपर की तरफ आपको एक इस तरह की संरचना दिखाई दे रही है। ठीक है, ये संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये जो संरचना है इसका क्या नाम है, इसे क्या हम यहाँ पर कहते हैं? तो लिखो, इसे कहा जाता है फ्लैजिलम या फिर फ्लैजिला। इसे क्या कहा जाता है यहाँ पर? तो लिखो, इसे फ्लैजिला कहा जाता है। हिंदी में इसे हम कहते हैं कोशिकाभ, कोशिकाभ के नाम से हम इसको जानते हैं। तो कोशिकाभ क्या है, फिलामेंट क्या है, या फ्लैजिला क्या है? तो आंसर करना कि इसी की मदद से यह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसी की मदद से यह भोजन को अपनी तरफ इकट्ठा करके लेके आते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे अगर पानी है, ये सभी पानी में पाए जा रहे हैं, पानी में है, तो यह क्या करेगा कि जो इसका फ्लैजिला है, जो इसका कोशिकाभ है, उसको पानी में इस तरीके से बीट करेगा। जैसे हम तालाब में, नदी में या बाल्टी में पानी भर के हाथ से छप 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 करते हैं, वेव्स बनती हैं, तरंग बनती हैं, तो उन्हीं तरंगों की मदद से भोजन को इकट्ठा किया जा सकता है अपनी तरफ घुमा करके, या फ्लैजिला की मदद से इस तरीके से अपनी तरफ ला सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो युग्लिना है वह कोशिकाभ की मदद से यानी फ्लैजिला की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और भोजन को इकट्ठा भी यह इसी की मदद से यहाँ पर करती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बात समझ आ गई है बच्चों? चलो, ओके, ठीक। मैम ये सब प्रॉपर्टी BG मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी की है? नहीं, एल्गी अलग है बेटा। एल्गी जब आप प्लांट पढ़ेंगे ना तब आप वहाँ पर एल्गी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? प्रोटोजोआ के बारे में हम सभी ने यहाँ पर पढ़ा। अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर पॉइंट बनता है वह आता है कौन सा? फंजाई किंगडम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? कवक जगत के बारे में बात करेंगे। कवक जगत के बारे में हम सभी यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर आप सभी कवक जगत के बारे में बात करते हैं तो कवक जगत क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, 5 मिनट का टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ो। मैम कल पढ़ा देना, टाइम हो गया है बच्चों, फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? थोड़ा सा पढ़ लो, फिर इसको मैं बंद कर दूंगी। ठीक है, चलिए। अब कवक जगत की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, क्या कह रहे हो? कल क्लास ले लेना, आज के लिए इतना काफी है, 5:30। बेटा 5 मिनट का टॉपिक है, पढ़ लो, है ना, फिर छूट जाएगा ये, फालतू में दिक्कत आपको ही होगी, और फिर ऐसे तो फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना, फिर दिक्कत होगी आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कवक जगत के बारे में। कवक जगत की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कवक जगत में जितने भी जीव पाए जाते हैं वो सभी के सभी यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि वो काफ़ी एडवांस लेवल के होते हैं, उनमें
कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला भी पाई जाती है। तो ये काफ़ी वेल डेवलप्ड होते हैं। साथ में ही यहाँ पर अगर आप देखें तो मोस्टली कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। याद आया, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मोस्टली कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन अगर हम सभी किसके बारे में बात करते हैं, ईस्ट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, खमीर जिसको कहा जाता है, ईस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट ही ऐसा होता है जो कि एक कोशिकीय होता है, सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का यह बना हुआ होता है। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हम फंजाई के बारे में, कवक के बारे में बात कर रहे हैं तो उनमें किस तरह के जीव होंगे, एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर। आंसर मल्टी सेलुलर। लेकिन अगर स्पेशली आप लोगों से पूछा जा रहा है कि यह बताइए खमीर के बारे में, ईस्ट के बारे में, तो ईस्ट एक कवक है लेकिन कैसा है, यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय यह होता है। नेक्स्ट, क्या इसमें सेल वॉल होती है, मतलब सेल के चारों तरफ अगर आप देखें तो क्या इसमें सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है? कल की क्लास में भी पढ़ाया था, हाँ होती है। और किससे बनी हुई होती है, कल की क्लास में मैंने पहले ही क्लियर करा दिया था। किससे बनी हुई होती है बच्चों, काइटिन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। जबकि बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। और प्लांट्स की अगर आप, पेड़ पौधों की अगर आप बात करते हो तो पेड़ पौधों की जो सेल वॉल होती है वह सेलुलोज की बनी हुई होती है। जबकि अगर हम बात करते हैं फंजाई के बारे में, कवक के बारे में, तो जो कवक की सेल वॉल होती है वह काइटिन नाम के पदार्थ से बनी हुई होती है। तो यहाँ पर भी ना फटाफट से एक दिल लगा लो जल्दी से, क्योंकि यहाँ से भी ना आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और एक क्वेश्चन ईस्ट से पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है कि क्या यह गति कर सकते हैं, क्या यह एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? आंसर नहीं, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते और अपनी जगह में ही यह स्थिर रहते हैं। जैसे कि अगर आप नॉर्मली तौर पर देखो, इसके एग्जाम्पल्स अगर आप सभी देखो तो आप लोगों ने देखा है फफूंदी, आप लोगों ने देखा है मशरूम जिसको कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास ब्रेड है या जैसे हमारे पास रोटी है, जब वो खराब हो जाती है तो उसमें फफूंदी उग जाती है। और फफूंदी किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है? कवक का ही वह एग्जाम्पल है, ईस्ट का ही वह यहाँ पर एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो आपने देखा होगा कि अगर आप ईस्ट को देखो तो वो एक ही जगह रहता है और अपनी जड़ की तरह संरचना निकालता है, रूट की तरह स्ट्रक्चर यहाँ पर निकालता है। और वह रूट की तरह जो स्ट्रक्चर निकालता है वह पूरे अच्छे तरीके से पूरे ब्रेड में फैला देता है ताकि वो एक जगह स्थिर रह सके। तो जिस तरीके से पेड़ में जड़ होती है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स में भी रूट की तरह जो संरचना दिखाई देगी, जड़ की तरह जो संरचना दिखाई देगी, उसको क्या कहा जाता है? हाइफी यहाँ पर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको आंसर करना है कि उसको हम हाइफी यहाँ पर कहते हैं या हाइफा के नाम से हम उसको यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी फंजाई होते हैं, जो भी यहाँ पर कवक होते हैं, वह अपघटक के रूप में जाने जाते हैं, डीकंपोजर्स के रूप में भी यहाँ पर जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, मैम क्या लवक भी होता है? नहीं, इसमें लवक नहीं होता, इसमें लवक नहीं होता है। ठीक है, जो लवक होता है, जो क्लोरोफिल होता है, जो पर्णहरित होता है, वो सभी आपको किस में दिखाई देगा? तो आंसर करना, पेड़ पौधों में दिखाई देगा। ये बिल्कुल पेड़ पौधे जैसे ही दिखते हैं लेकिन इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है।
और इसी वजह से यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अपने भोजन के लिए यह किसी और के ऊपर निर्भर होते हैं और इनमें से कुछ कैसे होंगे, अपघटक के रूप में कार्य करते हैं, यानी डीकम्पोजर्स के रूप में यहाँ पे काम करते हैं कि जो भी सिंपल चीज़ें हैं, जो भी हमारे पास कार्बनिक पदार्थ है उसको अकार्बनिक पदार्थ में बदल देना, उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देना, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में, यानी कार्बनिक जो भी हमारे पास पदार्थ हैं उसको अकार्बनिक पदार्थ में यहाँ पर बदल देता है। ठीक है, और इसी वजह से इनको हम डीकम्पोजर्स भी यहाँ पर कहते हैं। इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उससे जो कुछ भी भोजन यह लेते हैं उनको क्या कहा जाता है, मृतोपजीवी यानी सैप्रोफाइट्स कहा जाता है कि सड़े गले अवशिष्ट पदार्थ हैं, बेकार हैं, सड़ गए हैं, गल गए हैं, वहाँ से अपना यह भोजन ले रहे हैं, मृत हैं, मर गया, कोई सड़ रहा है, वहाँ पर भी यह उग जाते हैं, वहाँ से भी यह अपना भोजन ले लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं और इसी वजह से इनको डीकम्पोजर्स यहाँ पर कहा जाता है, यानी सैप्रोफाइट्स इनको कहा जाता है, मृतोपजीवी कहा जाता है कि जो मृत हैं उनसे भी अपना भोजन यह ले रहे हैं। इनमें से कुछ कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, इनमें से कुछ कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, परजीवी होते हैं, यानी कई बार यह जब आपके शरीर में प्रवेश करेंगे, आपके शरीर में रहेंगे, आपके शरीर से भोजन प्राप्त करेंगे और आपको बीमार भी यहाँ पर कर देंगे। आप लोगों ने सुना है दाद खाज खुजली, सुना है ना, जिसे रिंग वर्म्स कहा जाता है, दाद खाज खुजली। तो जो दाद खाज खुजली की जो समस्याएं हो रही है वह किसकी वजह से होती है, फंगल इन्फेक्शन, कवक के द्वारा होने वाले रोग। तो यह क्या है कि भाई आपके शरीर में रह रहा है, आपके स्किन में रह रहा है, आपकी त्वचा में रह रहा है, वहीं से भोजन भी प्राप्त कर रहा है और आपको बीमार भी यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो क्या सभी के सभी फंगस, सभी के सभी जो कवक होते हैं वो बेकार होते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और ऐसे भी बहुत ज़्यादा हैं जिनसे मेडिसिन्स भी बनती हैं, यानी दवाइयाँ भी बनती हैं। जैसे आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, पेनिसिलिन का। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा नाम सुना होगा पेनिसिलिन का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने सबसे पहले एक एंटीबायोटिक यहाँ पर बनाई थी। क्या बनाई थी उन्होंने? सबसे पहले एक एंटीबायोटिक उन्होंने यहाँ पर बनाई थी। एंटीबायोटिक का क्या मतलब होता है? जो बैक्टीरिया को बहुत ही आसानी से मार देता है, जो क्या करता है यहाँ पर जीवाणु को, या कह सकते हो जीवाणुरोधी, जो जीवाणुओं को बहुत तेजी से मार सकता है, उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हो कि हम बीमार हैं, अच्छा हम ठीक फील नहीं कर रहे हैं, और उस टाइम पर आप क्या करेंगे, वो डॉक्टर जो आपको होगा वो एंटीबायोटिक की दवा आपको दे देगा लिख के कि भाई सबसे पहले अगर कोई बैक्टीरिया की वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ है या बीमार हुए हो, बुखार आ रहा है, कुछ दिक्कत है, तो सबसे पहले बैक्टीरिया यहाँ पर मर जाए। ठीक है, तो इसे कहते हैं एंटीबायोटिक। दूसरे नंबर पर आता है कि इस दुनिया में बनने वाली जो सबसे पहली एंटीबायोटिक थी वह कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। और यह किससे बनी? एक कवक से बनी। और उस कवक का क्या यहाँ पर नाम था? तो पेनिसिलियम इसका नाम था। पेनिसिलियम से ही क्या यहाँ पर बना? पेनिसिलिन यहाँ पर बना, जो आज के टाइम पर भी सबसे शक्तिशाली, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बढ़िया क्या मानी जाती है? एंटीबायोटिक यहाँ पर मानी जाती है। और इसको बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका क्या नाम था? ये भी तो क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपसे अभी तक तो पूछा नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि इस एंटीबायोटिक ने सबसे पहले कौन सी बैक्टीरिया को मारा था, सबसे पहले कौन सी बैक्टीरिया को मारा था, तो लिखो यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस।
नाम की बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस नाम की जो बैक्टीरिया है उसको सबसे पहले इसने यहाँ पर मारा था। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक खत्म हो गया है। कल सिर्फ 5 मिनट का एक टॉपिक आपका और रहेगा, प्लांट और एनिमल को किस आधार पर डिवाइड किया गया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ही उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कि किस तरीके से यहाँ पर द्विनाम पद्धति को लिखा गया, और साथ में जैसे ही समय बचेगा मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। तो कल आप लोग तैयार होके आना, अच्छे से पढ़ के आना। जितना भी टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है उतना सारा कंप्लीट आप लोगों का होना चाहिए, और फिर उसके आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो चलिए, तो आज के सेशन को इतना ही रखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। बेटा जो भी समझ नहीं आए आप कल क्लास में पूछ लेना, और साथ में रेटिंग भी दी जाती है अपने टीचर को, तो रेटिंग भी दे देना आप सभी मुझे। ठीक है, और डेली क्लास में आप सभी आओ। ठीक है, चलो, और जो भी समझ नहीं आता है कल की क्लास में फिर से पूछ लेना। ठीक, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।